मियाँ बीवी में 5 टी का होना लाजमी है। टाइम, टॉक, टॉलरेंस, ट्रुथ एंड ट्रस्ट। ये 5 टी मियाँ बीवी में होंगे तो आपका रिश्ता बेहतरीन है। इसमें से कोई एक टी गायब है तो फिर आप फिक्र कीजिए। अब टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? अब आपसे पूछता हूं मैं, भाई आप क्या करते हैं? जी रात को 10 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ, तो वो जो टाइम फैमिली को देना है वो तो आप खत्म कर चुके हैं, तो वो एक टी तो गायब हो गया। अब जब वो टाइम नहीं देंगे तो फिर टॉक नहीं होगी, जब बातचीत नहीं होगी तो मसाइल हल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर। प्रोग्राम जस्तुजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, हम दुनिया में, जिंदगी में रोज़ व शब कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, किसके लिए? जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी को भरपूर जीने के लिए। लेकिन क्या हम जिंदगी को भरपूर जीते हैं? क्या हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं? आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो जिंदगी से भरपूर है। वो जिंदगी के हर पल को जीता है। वो एक एक पल को गोया ऐसे जीता है जैसे आज आखिरी दिन हो, आज आखिरी पल हो। वो जिंदगी के रस को निचोड़ना जानता है। उसके अनगिनत तारुफ है। राइटर है, पब्लिक स्पीकर है, बिजनेसमैन है, मीडिया का वसी तर तजर्बा रखते हैं, कोरियोग्राफर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, कमर्शियल्स किए हैं। इसके अलावा हालिया दिनों में एक वाकया रोनुमा हुआ। कुछ दिन पहले कराची के एक इलाके में हुजूम ने एक शख्स को, जो कि बीमार था, उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया और उसे मारना शुरू कर दिया। ये शख्स गए, तन्हे तरह अकेले बहादुरी का मुजाहिरा किया, हुजूम से उस शख्स को बचाया और उन्हें लेके गए, उन्हें खिलाया पिलाया और फिर उन्हें रवाना किया। आए उस शख्स से बात करते हैं, मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त फैसल जोश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, दावत दी। फैसल भाई, आजकल आप जो है वो वैसे ही मशहूर है बहुत, लेकिन आजकल आप ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वो वाकया हुआ क्या था, जरा तफसील से तो बताएं हमारे ऑडियंस को। असल में ये जो वाकया था, मैं अपने स्टोर पे अपनी वाइफ के साथ आया, तो उस वक्त मगरिब के बाद, नमाज अजान के बाद ही आप समझ लीजिए, तो शोर शराबी की आवाज आ रही थी। जब मैं पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई तो एक बड़ा जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। तो मैंने निकलते हुए वाइफ को बोला कि यार किसी ने भी मारा, बड़ा जोर से मारा है। और वो पलट के जब मैं गाड़ी से बाहर आया हूं तो देखा तो मस्जिद की तरफ, क्योंकि मस्जिद सामने ही है हमारे, वहां वैसे ही शोर शराबा हो रहा था। तो लोग गुत्तम गुत्ता थे आपस में, अल्लाह बेहतर जाने कौन किसको मार रहा था, क्या वाकया था। मैं देख रहा था, वो जो मौलाना थे वो उनके साथ 2-4 खड़े हुए थे। मौलाना ये कह रहे थे कि जी अभी हम जिंदा हैं, रसूल हमारा है। अच्छा। दूसरी तरफ से जो वो कह रहा था कि मैं बीमार हूं, मैं कैंसर का मरीज हूं, मैं भूखा हूं, तो मुझे मार रहे हो। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। मैंने कहा यार, बेचारे ने जब ये कहा कि कैंसर का मरीज हो, तो मेरी वालिदा को भी कैंसर है, तो थोड़ा सा मेरे दिल में वो हुआ कि ये कुछ और ही है, मुमकिन कुछ इस तरह का मामला लग नहीं रहा मुझे। सही। मैंने कहा यार पीछे होके बात करो, एक बंदा बीमार है। मैंने पब्लिक से बोला, मैंने कहा ये बार बार बोल रहा है मेरा रसूल है, मेरा रसूल है। तो क्या मेरा रसूल नहीं है, आपका नहीं है? आखिर में वाकया क्या है, वजह क्या बनी है, हम जाने तो सही ना। सही बात है। मेरे सामने उसने नहीं बोला, वो उस वक्त भी जुनूनी कैफियत में था, बोलना चाहता तो उसको भी बोलता। अगर सही बात है। अगर वो मस्जिद के अंदर जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं पता मस्जिद के अंदर क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो मस्जिद से बाहर ज्वाइन किया। ठीक। तो वो यहाँ पर भी बोल सकता था, उसको तो मौका और अच्छा मिला था, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैं समझ गया कि ये अभी अपने सेंस में नहीं है, ये इसको बचाया जाए। बहरहाल उसको हमने मुंह हाथ वगैरह धुलाया, उसको खाना वाना फौरी तौर पे खिलाया। कुछ लोग आगे उससे बात करने लगे। बाकी होटल वाले ने अपने लड़कों से बोला कि ये सारी भीड़ को चलो सब जाओ भाई, अपने अपने काम करो। सही। जब उसने खाना वाना खा लिया तो मैंने उससे पूछा कि बस इनमें से किसी ने तुम्हें कुछ मारा वारा? उसने बोला मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। मुझे मेरे लिए भी शॉकिंग था कि यार मैं तो देख रहा था पिट रहा है वो, और उसी को देखता हुआ मैं आया। मैंने कहा इसको मतलब याद नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? तो उसने कहा कि जी मैं पेशेंट हूँ, उसके साथ बैग में दवाइयाँ वगैरह भी थी। अच्छा। हाँ, उसने कहा कि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में सुबह से मैं आया हूँ, कुछ लोगों से मिलना था, एक साहब ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मैं सैलानी के पास चला गया, मुझे भूख लग रही थी। मैंने उनसे खाना वाना मांगा तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं है खाना।
बकौल उसके कि वो कह रहा था, वो खुद बैठे खा रहे थे। मैंने कहा मेरी उस वक्त तबीयत खराब हुई, तो इस सामने मैंने मस्जिद देखी, क्योंकि आमने सामने है चीजें, ज्यादा दूर नहीं है। कहना मैं मुंह हाथ धोने के लिए मस्जिद के वजू खाने में आ गया। सही। मेरे सर में हो रहा था शदीद दर्द, तो मैंने नलके के नीचे अपना सर डाल के सर धोने की कोशिश की। इस दौरान मेरा किसी ने पीछे का कॉलर पकड़ के ना खींचा जोर से, कहने लगे वो सर मेरा जो था लग गया जाके नलके पे। उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मुझे फिर वो याद नहीं। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं, खाना खा रहा हूं, आप लोग खड़े में, तो मुझे ये हिस्सा याद है। अच्छा, ये जब आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं तो चूंकि आपको जाती तौर पे जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि आप जी का नजरिया वो नहीं है, लेकिन सुनने वाले, देखने वाले, उनको शायद हो सकता है ये शक पैदा हो जाए कि यार ये शख्स जो है वो ब्लास्फेमर्स को बचा रहा है, जी या ब्लास्फेमी करने वाले की हिमायत कर रहा है, जबकि आप मुझे पता है वैसे नहीं है। जी। तो ये भी वजाहत बहुत जरूरी है कि आप ये समझते हैं ना कि ब्लास्फेमी करने नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी मजहब की मुकद्दस शख्सियात के हवाले से कोई गलत बात और नहीं होनी चाहिए। तो इस पे भी थोड़ी बात करें। ताकि देखें, बात असल ये है कि हमारे यहाँ एक कानून बना है 295C के हवाले से, ठीक है ना, ये तो लाजमी बरकरार रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे इस्लाम के हवाले से हो या दीगर मजहब के हवाले से हो, क्योंकि हमारे साथ अकलियत भी है, ऐसे किसी के भी खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए। कुरान में, हमारे कुरान में भी सही है ना, किसी के खुदा को बुरा नहीं कहें, ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। जहां तक रही बात कि अगर कोई कह देता है, अब ज्यादातर ये होता है कि गुस्सा ऐसी चीज होती है कि जिसमें कोई बात निकालता है और उसके बात हो भी जाती है, तब भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने भी वही काम किया, मैं जिसका उम्मती हूं, तो मैंने भी वही काम किया, ऐसे बेशक इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ठीक है, दानिस्ता तौर पे हुई, गैर दानिस्ता तौर पे हुई बात, कुछ भी हुई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मस्जिद के अंदर नहीं था। बहरहाल मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ, उसने कहा कि मुझे याद नहीं, मैंने बस उसने ये भी तक नहीं बोला कि मुझे याद नहीं, वो तो मुझे देख ऐसे रहा था कि शायद मैं इल्जाम लगा रहा हूं उस पर। अच्छा। तो बात ये कि उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप समझते हैं और गुस्से में कुछ हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं। उसने फौरन माफी मांग ली। तो इतना तो टाइम देना चाहिए ना हमने, या हम फौरी तौर पे फैसला कर लें, कानून को अपने हाथ में ले लूं। कुरान भी कहता है कि कवानीन पे अमल होना चाहिए, ऐसे जहां आप रह रहे हैं उसके आप वफादार हों। तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अपने कवानीन का भी वफादार हूं। अगर जहां मैं इस्लाम की चीजों का वफादार हूं, तो वहां पे मुसलमान होने के नाते, अपने पाकिस्तानी होने के नाते मैं उसका भी वफादार हूं। ऐसे तो मुझे अगले को सुनना चाहिए। यह है मजहबी रवादारी, बर्दाश्त, जो हमारी अदम बर्दाश्त होता जा रहा है। जिस तरह मैंने वही काम किया जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया, जो मेरा मुल्क के कवानीन हुक्म देता है मुझे। उससे पूछा, उसको मैंने रवाना कर दिया। हाँ, अगर वो कज़दन कहता हाँ मैंने किया है और मैं तौबा नहीं करूंगा, तो फिर मैं बुलाऊं पुलिस वालों को, बिल्कुल ऐसे मैं उनके हवाले करूं कि भैया जो भी काम करना है आप उसकी जाके अदालती कार्रवाई करें, के खिलाफ FIR काटें और फिर इसको अदालत में पेश करें। अब जो भी काम होगा वो अदालत का होगा। आप इंसानियत की बात करते हैं, रसूल अल्लाह ने भी इंसानियत को बचाया, बेशक। हजरत मूसा ने अपनी कौम को बचाया। हजरत ईसा का काम क्या था? लोगों को तमेदारी करना, लोगों को बचाना, जिंदगी उनको देना, इलाज करना, ये सब चीजें बचाने वाली होती है ना। तो ये तो हमारे अनबिया का काम है। हम उनके उम्मती होने के नाते हम उन पे ईमान रखते हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। मैं शैतान के साथ क्यों खड़ा हूं? वाह वाह। सवाल यह है कि मैं शैतान के साथ खड़ा क्यों हूं? मुझे पता है शैतान ने तो काम करना ही करना है। वाह। अब आप एक बंदे को मारते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, 100 और शैतान पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही मैं काम वो वाला करूं कि जो मेरे अनबिया का काम था, उनको भी मुश्किलात का सामना हमेशा रहा। बिल्कुल। उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज मैं मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, मैं वो काम करूं जिससे लोगों पे अच्छे असरात। बल्कि आपने इस्लाम को रहमतुल आलमीन कहा गया ना, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन। मुझे एक शेर याद आ गया कि शायर कहता है कि जो आसी को दामन में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। वाह। तो आपने जब कूदने का फैसला किया कि मैं जाके इसकी जान बचाऊं, तो फैसल भाई, मैं तो आपको जाती तौर पे जानता हूं, डरे तो आप नहीं होगे,
ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा कारोबार है, कारोबार भी आपका वही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये हुजूम जो है वो मुझ पर आकर चढ़ दौड़ेगा, मुझे मारेगा, एक सेकंड के लिए भी खौफ नहीं आया, डर नहीं आया? नहीं, मैं आपको सही बताऊं कि उस वक्त बिल्कुल मेरे जहन में ऐसी कोई चीज नहीं थी। बस मेरे जहन में यह था कि बंदा बचाओ। असल में मैं एक आर्टिस्ट हूं, हमें जुस्तजू रहती है हर चीज की ना। वो एक मिसाल है ना कि वो मूसा के सामने, हजरत मूसा के सामने जब फिरौन ने अंगारे रखे थे तो बच्चे के अंदर होती नहीं जुस्तजू, उसने फौरन अंगारा उठा लिया। तो वो हमारे अंदर वो ऐसी जुस्तजू है कि देखें सही है क्या, हो क्या रहा है। जब आ ही गए तो देख भी लें, इन्वेस्टिगेट भी कर लें, क्योंकि मैं तहरीर लिखता हूं तो बहुत सारी यही माशरती वाकयात होते हैं जिनके तनाजुर में मुझे फिर उसमें मदद मिलती है लिखने की और लोगों को समझाने की। इसी तरह मैं उसमें कूद गया कि भाई मामला देखें। अच्छा, एडवांटेज इलाके का था, हालांकि पूरा इलाका नहीं जानता मुझे, मगर ये कि जो लोग खड़े थे उसमें मुझे ये था कि कराची के लोग हैं, ये थोड़ा सा था कि ये मुश्तैल नहीं होंगे इतनी जल्दी, और अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे जानते हैं तो वो भी नमाजी थे, तो कोई ना कोई मामला हाथ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि ये मामला मैं निपटा दूंगा, और वही हुआ। देखिए, जब आप किसी चीज का टारगेट बना लेना तो आपको कामयाबी मिलती है। सिर्फ मैं नहीं, जब लोगों ने सुना तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो अब क्या था, अब हम अक्सरियत में हो गए तो इसलिए बंदा सेव कर लिया। डर नहीं था, क्योंकि डरे तो किसी से डरे, कोई अच्छे काम करने से कौन डरता है भाई? नहीं। देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि हमारा टाइम कितना होगा, कब तक हम जिंदा रहेंगे। कोई अच्छा काम तो कर सकते हैं, और हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं अल्लाह की नुसरत शामिल होगी भाई? बेशक बेशक होगी। तो बात ये थी, इस वजह से मैंने वो कदम उठाया। अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक जो है कराची में आज तक इस तरह का वाकया नहीं हुआ कि हुजूम मुश्तइल होकर गुस्ताख का फतवा लगा के कत्ल कर दे। आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। और ये भी अपनी नौयत का पूरे पाकिस्तान में पहला वाकया है कि हुजूम जो है वो मुश्तइल है और वो मारने के दर पर है, और एक शख्स तने तना जाता है और जाके बचा लेता है। ये भी पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला वाकया है। तो ये काबिल सताइश है, और इस पर जो है हमें इसको फैलाना चाहिए इस बात को कि यार, जैसे आपने कहा कि बुराई जो है ना बहुत तेजी से फैलती है, तो अच्छाई को भी हमें फैलाना चाहिए। और ये बीइंग अ सिटीजन, एक पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज है कि इस अच्छाई को फैलाऊं मैं। तो इस पर आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे जिसमें आपने एक पटिशन की बात की, अक़वाम मुत्तहिदा की, UN की, उसके बारे में अगर आप बताना चाहते। असल में 2 साल इस बात को तकरीबन शायद होने आ रहे हैं। कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे एक दिन फोन करके कहा कि मेरे साथ और मुख्तलिफ जो मशरिक़ वस्ता की कंपनीज हैं, हम सब ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में एक चीज सोची है, आइडिया नहीं दिया, और उस पर काम करने के लिए वो जा रहे हैं कि हम रसूल अल्लाह का एक दिन मुकर्रर करवा दें यूनाइटेड नेशन से कह के। तो उसकी पिटिशन हमने जो दायर करनी है, तो वो पिटिशन आप जरा लिख दें। तो एक बड़ी बात थी, बड़ी सादत की बात थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि असल में ये काम तो देखें मजहबी स्कॉलर्स बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो टीम बना के बैठ भी जाते हैं तो एक बहुत अच्छी तरीके से पिटिशन लिख के आपको दे सकते हैं। उनका कहना यह था कि नहीं, मुझे तुमसे लिखवानी है, तुम लिखो। तो मैंने उनसे कहा कि 2 चीजें होंगी कि एक तो ये कि उसमें कोई डेज की बात नहीं होगी कि हमें पर्टिकुलर को दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अपने हिसाब से देखेगा, हमें वो उन पे छोड़ देना, अब वो जो भी दिन दे हमें। सही। दूसरी बात ये है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों का रिप्रेजेंट नहीं बनाना, सिर्फ मुझे उनको यूनिवर्सली पेश करना है। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूनिवर्सली हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यूनिवर्सली हैं, ठीक है। उनके वो कारनामे जो उन्होंने इंसानियत के हवाले से किए हैं उनको हाईलाइट करना है, बजाय कि उनको किसी उम्मत के साथ जोड़ के मैं बात करूं। तो वो ऐसी चीज करना है कि वो सबके लिए जो है वो काबिल कबूल हो, वो शख्सियत। तो मुझे आपको थोड़ा सा ये देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, मुझ पे छोड़ना पड़ेंगी कुछ चीजें। उन्होंने कहा बिल्कुल आप लिखिए। वाह। टाइम बहुत कम था, तो मैंने उनसे कहा कि एक दिन मुझे मजीद दीजिए, क्योंकि बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा।
बहरहाल मैंने वो तहरीर लिखी, पूरी पिटिशन मैंने लिखी है, और उस पे जो है उनको मैंने बहुत पैरेलल एक पर्सनालिटी, माशाल्लाह, यूनिवर्सल पर्सनालिटी, सुभान अल्लाह, और उसके साथ आखिर में एक दरखास्त की कि कोई आप अपने सहूलियत के हिसाब से कंसीडर करिए और एक दिन हमें उनका मुख्तस कर दीजिए। तो वो बहरहाल उन्होंने वहां पर यूनाइटेड नेशन में जमा करा दी है, और उसके साथ उन्होंने ये किया कि जो व्हाट्सएप पे अक्सर लोगों से कहते हैं कि पिटिशन के लिए आप उसको क्लिक करें और अपने तौर पे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इसके हक में वोट दें या कुछ लिखें या इसमें रजिस्टर्ड हों, ताकि हम उनको जो है कंपनी को यूनाइटेड नेशन में देने में मजीद आसानी हो। ठीक है, कितने करोड़ों लोग चाहते हैं कि आप एक दिन मुख्तस करें। बिल्कुल ऐसी। जब वो घूम के मेरे पास आई तो मैंने देखा ये तो अच्छे खासी लोग इसमें जो है वो लॉग इन हो चुके हैं, तो मैंने भी फौरी तौर पे उसमें लॉग इन किया अपने आप को, तो करोड़ों में जा चुकी थी। तो बहरहाल वो अब वहां पर यूनाइटेड नेशन के पास मौजूद है। अब जब भी यूनाइटेड नेशन बेहतर समझेगा, जब भी इसको इस पर नजरसानी करेगा, तो वो आपको एक दिन दे देगा, और जब ये मिल गया जिस दिन, तो उस दिन यही होगा कि पिटिशन में कहीं फैसल जोश का नाम होगा। माशाल्लाह, मतलब ये सादत है, सादत की बात है, एक सादत की बात। अच्छा फैसल भाई, एक और, वैसे तो आपके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन एक जो मुझे कनेक्ट करता है और मेरे साथ हजारों लोगों को कनेक्ट करता है आपसे, आप बिल्कुल जिंदगी से भरपूर हैं, माशाल्लाह से लाइवली जिंदगी जीते हैं आप। आपको ये भी फिक्र नहीं है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब कोई आपने मखोटा नहीं ओढ़ा हुआ, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, आप जैसे हैं वैसे धड़ल्ले से बात करते हैं। तो जिंदगी को आप इतना भरपूर जीते कैसे हैं? मतलब लोग परेशान हैं, लोगों को जीना नहीं आता, वक्त को एंजॉय करना नहीं आता, तो ये जो आप जिंदगी जीते हैं सर, ये बताएं ना उसका राज क्या? सबसे पहली बात यह है कि मैं भी इसी माशरे में पैदा हुआ हूँ जिस माशरे में आप पैदा हुए जी। हमारे यहाँ बहुत सारी बाउंड्रीज हैं जी, ये ना करो वो ना करो, ये हमें भी बचपन से मिला, यही ना भाई, ये सब चीज हमें बचपन से मिली। बड़े सॉरी आपकी कि बड़े जो है वो देख रहे हैं तो बीवी का हाथ तक ना पकड़ो, अपनी बीवी का हाथ बड़े देख रहे हो तो ना पकड़ो, साथ बैठ के क्यों खाना खा रहे हो, जी जी, ये बड़े मसले मसाइल रहे हैं। तो मैं भी उसी माशरे में रहा हूँ जिस माशरे में आप पैदा हुए हैं। तो हमारे साथ हर तरह की पाबंदियां थी, भाई यूं नहीं करो, रोक टोक बहुत ज्यादा थी कि इस तरह से नहीं करो, इस तरह से नहीं करो। तो मैं बड़ा सोचता था कि यार ये जब अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है और मुझे भी आजाद पैदा किया है, फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैंने कहा यार हमेशा रिवायत शिकन रहे हैं तो एक दफा भी बरकरार रखा जाए। बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करनी है। और अब मैं जिस माहौल में पड़ा बड़ा हूँ, मेरे वालिद साहब ने बहुत सख्ती की है, बहुत ज्यादा सख्ती थी, मगर मैं कहता था, आज मैं कहता हूँ थैंक यू अब्बू, अगर आप नहीं करते तो मैं फिर ये नहीं कर पाता। सही। तो ये नहीं कि वो मैं इनको कोई ब्लेम करूं, बल्कि मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूं आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने किया तो फिर मैंने ये किया। हाँ, और मैं अपने बच्चों के साथ फिर वो नहीं करूं। वो चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ। तो आज वो देखते हैं, कहते हैं जीने दो उसको, अपनी जिंदगी जैसे जीता है ये। मगर देखें उस जिंदगी में क्या चीज है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम बात करते हैं मियाँ बीवी की जी। मियाँ बीवी में 5 T का होना लाजमी है, ठीक है। टाइम, टॉक, टॉलरेंस, ट्रुथ एंड ट्रस्ट। वाह वाह वाह, ये 5 T मियाँ बीवी में होंगे तो आपका रिश्ता बेहतरीन है। इसमें से कोई एक T गायब है तो फिर आप फिक्र कीजिए। वाह। अब टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? अब आपसे पूछता हूं मैं, भाई आप क्या करते हैं जी? रात को 10 बजे ऑफिस से आ रहा हूं, 11, 12 बजे काम पे लगा हुआ हूं, तो वो जो टाइम फैमिली को देना है वो तो आप खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो वो एक T तो गायब हो गया। सही, ऐसे ही है। अब जब वो टाइम नहीं देंगे तो फिर टॉक नहीं होगी। वाह। जब बातचीत नहीं होगी तो मसाइल हल नहीं होंगे, वो दूसरा T भी चला गया। जब बातचीत नहीं होगी तो ट्रस्ट भी कैसे आप डेवलप कर पाएंगे? नहीं हो। ऐसे करके आखिर में जब कोई बात निकलती है तो टॉलरेंस रह जाता है, वहां आप करते हैं गुस्सा। जब मियाँ बीवी में तू मैं होगी तो आपका रिश्ता जो है वो वैसी ही खटाई में पड़ चुका है। साथ में अगर आपके बच्चे हैं तो वो अलग सरवाइव कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि सबसे पहले आप मियाँ बीवी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग करें, अपना एक दूसरे के लिए वक्त निकालें,
आपकी जाती खुशी देखें, जो खुशी आपके पास मिलनी है वो कोई किसी ने नहीं देनी है। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। उसने कौन सा बुरे वक्त में आके आपके घर पे राशन डालना है, आपकी मदद करनी है, उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए। ठीक है। रिश्तेदार, अच्छा सारा एक चीज बड़ी अहमियत की हामिल है जो कि मैं देखता हूं अक्सर, लोग ना कोशिश करते हैं कि पैसा हम किसी तरह कमाएं ताकि एक हम अच्छी गाड़ी रखें, एक अच्छा घर रखें, इसके जरिए हम लोगों से ताल्लुकात बनाएं। ऐसे आप तो बना लेते हैं, जब आपके पास खुदा न खास्ता बुरा वक्त आता है, ये छिनता है, तो लोग आपको मुंह नहीं लगाते। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों से मादियत परस्ती के बजाय आप अपने हुनर और इल्म के जरिए ताल्लुकात बनाएं, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करें, क्रिएटिव बनाएं, किसी चीज में आप कोई चीज बनाते हैं उसको पेश करें, इस बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक। अब रही बात कि जहां तक बच्चों की परवरिश की बात, कि बच्चे भी अब अब्बा आ गए जी घर में सन्नाटा छा गया, वो जो कमरे में दब के बैठा हुआ, वही दबक के बैठा हुआ है, तो अब्बा कोई विलन थोड़ी है यार। घर का एक फर्दी तो है वो। हाँ। वो वहां पर जो बाप का किरदार है वो बहुत अहम है। मैं समझता हूं कि रोजाना वक्त बाप को निकालना है ही निकालना है। आप अपना एक वक्त मुकर्रर करें कमाने का। मिसाल के तौर पर सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम 6 बजे आपको लाजमी आना है। नहीं आ सकते, कहीं और देख लीजिए भाई। नौकरी भी एक तरह का कारोबार है, आप सर्विसेज देते हैं, उसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही आप जितना इल्म हुनर बढ़ाएंगे आपको उससे अच्छे पैसे मिलेंगे। आप अपना एक अपना पास फॉर्मूला सेट कर लें, अपने औकात सेट कर लें कि जी मैंने जो है 6 बजे 7 बजे अपने घर पहुंचना है, इसके बाद नहा धो के बीवी को टाइम देना है, बच्चों के साथ लाजमी 2 घंटे गुजारे। आप उनको 2 घंटे किस तरह गुजारें, आप उनके साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं, बोर्ड गेम हो सकता है, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, उनके साथ चाय पी सकते हैं, उनकी पूरी डेली एक्टिविटी जो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक की है आप उस पर बात कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे आपके साथ ना बॉन्डिंग में आते हैं। अब उनको बाहर कोई नहीं चाहिए, मेरा बाप अब वो बाप काफी है। सही। आपकी दोस्ती नहीं है। अगर मैं ये समझता हूं कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप तो बड़े दोस्तों की तरह रहते हैं, रहता जरूर, मगर मेरे बच्चे मेरे दोस्त नहीं है। पैदा मैंने किया है तो उसको समझना, उसका पालना, ये सब सारी जिम्मेदारी मेरी है। घर में हमारे यहाँ निजाम ये होना चाहिए कि हर कोई शख्स आजाद पैदा हुआ है, उसको उसकी आजादी मुकम्मल तौर पे देनी चाहिए, चाहे बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो। जिस तरह आप चाहते हैं ना कि मेरी हर तरह की ख्वाहिशात पूरी हों, इस तरह हर इंसान अपनी जात लेके पैदा हुआ है। बीवी काम करना चाहती है, उसको काम करने दीजिए, पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाइए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात। हमारे यहाँ जी जमाना क्या कहेगा, अरे जमाने को ये जमाना कुछ नहीं कहेगा आपको। सही बात। ये जिस दिन आप बन गए ना उसी दिन आपके पास पर्चियां लेकर आ रहा होगा कि भाई मेरा काम करवा दीजिए यार। बिल्कुल ऐसे है, आज गालियां दे रहा है, हाँ। कल आगे जो हारपुल बनाएगा आपको घर में अपनी दावतों में बुलाएगा कि यार इनको बुलाओ जरा, यार हमारी इज्जत बन जाती है। ऐसे वो कहते हैं नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के 100 बाप होते हैं। ऐसे ही। अच्छा फैसल भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात की बाप वाली। चूंकि आप राइटर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, जाके समाज में कुछ बात करता हूँ, तो मेरे फैसल भाई आपने भी ये सुना होगा, मैंने अक्सर नौजवानों को सुना है कि यार हम अपने बाप को गले लगाना चाहते हैं, हम अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, हम अपने बाप ने हमारे लिए जो किया है ना उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं लेकिन अब उनके पास बाप ही नहीं, मतलब वो तरस रहे होते हैं कि यार मेरा बाप ही चला गया, इंतकाल कर गया। तो वो जो बाप का रोल है ना माशरे में, आप क्या समझते हैं एक आइडियल फादर कैसा होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो आपके दोस्त अहबाब ऐसा सोचते हैं और जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि पहली फुर्सत में अब्बा के पास चले जाओ और जाके गले लगा लो। और वो जो एक झिझक है, एक डर है, एक खौफ है, एक शर्म है, वॉटएवर जो भी हमारे जो कल्चर है उसका क्या करें? नहीं कोई डर वर नहीं है, ये आपके अंदर का डर है। डर तो आपके अंदर है ना, डर तो अंदर ही है, तो निकाल दो। अब्बा के साथ अब क्या डर, अब उनकी जाहिर सी बात तो उम्र, आप अगर मैं मेरे वाले थे तो वो सब बूढ़े हैं, सही है ना, अब क्या डरना।
अरे फैसल भाई, ये तो इतनी जिंदा दिली आपके अंदर है ना, लोग नहीं है, लोग बहुत ज्यादा खौफजदा। भाई मैं यही तो कहता हूँ, अब्बा ही तो हैं, वो भाई बाप है, सही है। सोचे नहीं है। हो सकता है कि वो भी आपका इंतजार कर रहे हो। वाह 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 वाह, है? ये बड़ी खूबसूरत बात। हो सकता है कि वो देखें, मैं बाप हूं ना, बड़ी खूबसूरत। कभी मेरे होता है यार अच्छा काम किया यार, अब कभी मैं भी अपने बेटे को बोलता हूँ यार तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कोई अच्छा काम किया, कि बाबा को जरा गले लगा के प्यार करना है, वाह। तो वो आ जाता है। अच्छा, तो मैं एक बात की हैसियत से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपसे कह नहीं पा रहे हो, चाहते हो, एक दफा करके तजुर्बा देख लो, ज्यादा क्या करेंगे, थप्पड़ मार देंगे, कहना अब्बू थैंक यू, ऐसा करेंगे नहीं। मगर क्या है, वो रो देंगे, मुझे इतना पता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके सामने नहीं रो रहे होंगे, मगर दिल में वो रो रहे होंगे। वो प्यार चाहिए उनको, क्योंकि वो इस उम्र में पहुंच गए हैं, इतनी मेहनत आप पे की है, सब कुछ किया है, सिर्फ एक थैंक यू तो कहना उनका है। हक है, बिल्कुल बिल्कुल उनका हक है। आप अपने दिल से डर निकालिए, सब कुछ निकालिए, ये सारी खुराफात को जरा दूर कीजिए, एक जिंदा दिल इंसान बनिए। आपको थैंक यू भी कहना आना चाहिए, आपको सॉरी भी कहना आना चाहिए। ये आपकी तालीम अगर नहीं सिखा रही है तो आप पढ़े लिखे जाहिल है, सही। कि डिग्री इसको जला दीजिए। वाह वाह। ये जो माशरे में जो एक हमारे यहाँ इस्तिलाह आम है, पढ़े लिखे जाहिल। वो क्यों कहते पढ़े लिखे जाहिल भाई? ये तो ये आप वो बात का आप काम कर रहे हैं। यार आगे बढ़े, किसी ने अगर अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें, अगर आपसे गलती होती है आप फौरी तौर पे उस गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी करें, अगर कोई आपकी हेल्प करता फौरन उसको थैंक यू करें। तो जाइए अपने बाप के पास, उसको गले लगाइए, अपनी माँ को गले लगाइए, उनको थैंक यू कीजिए, उनसे कहिए कि आपने जो कुछ हमारे लिए किया है हम उसका पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते, मगर आज मोहब्बत आप पे आई है बहुत ज्यादा, तो मैं आपके पास चलकर आ गया। वाह। अच्छा फैसल भाई, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो शादीशुदा तो है लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी नहीं गुजर रही किसी भी वजह से। बहुत सारी वजूहत हो सकती है। वो हो सकता है ये बोले यार ये तो ऐसी बात कर रहा है, किस्मत से इसको अच्छी बीवी मिल गई, सही है, अब किस्मत से मिल गई तो ऐसी बातें कर रहा है। अब मर्द एक अलग बैकग्राउंड से आता है, एक अलग कल्चर से आता है, उसकी एक अलग परवरिश हो रही है। लड़की एक अलग बिल्कुल ही बैकग्राउंड से आ रही है, अलग परवरिश हो रही है, उसके जहन में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, उनकी इन दोनों की एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। तो जब वो दो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं तो उसको अपने रंग में रंगना या आप उसके रंग में रंग जाओ या वॉट एवर, जो भी, उसको बैलेंस करके चलना, वो तो बहुत मुश्किल काम है ना। उसका तो फन बताए ना, उसका क्या फार्मूला है? देखिए मेरी जब शादी हुई तो जब आपकी जिंदगी बिस्तर में के दोनों तरफ से आप नहीं उतरते तो जब हमारे पास कोई आया तो थोड़ा होता है शुरू में जी, आप शौरी तौर पे जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, वो थोड़ा स्पेल होता है, वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, सारी बातें अपनी जगह सही, मियाँ बीवी की, ये थोड़ा सा होता है, उसमें आपको अपने आप को समझाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम मैं जब बाप बना तो मैं बार बार ये सोच के अपने आप को कह रहा था कि यार मैं अब्बू बन गया वो भी तो जिंदगी पहली दफा बनते हैं आप। ऐसे अच्छा, बार बार फिर मैं सोचता यार मैं अब्बू बन गया, यार बड़ी बात है यार, मैं अब्बू बन गया। तो अब जब आप शादी की बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम होता है, वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ती है, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ती है, एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत कुछ करना पड़ता है, उसकी सुनना भी पड़ती है, अपनी सुनानी भी पड़ती है। ये शुरू का टाइम है, शादी का पहला साल, 5वां साल, 10वां साल, ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। ये मुझे एक दोस्त से हमारे वकील, उन्होंने कहा था कि यार पहला साल भी बड़ा ना इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद 5 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद 10वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपने टाइम निकाल लिया ना तो बहुत अच्छी बात है। शुरू के 10-15 साल मुश्किल होते हैं, इसको आदत पड़ जाती है। वो बीच में दिया है कि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आपसे कुछ लैकिंग होती है, आपकी बनती नहीं है, कुछ भी मामला हो सकते हैं। तो मैंने उसको रियलाइज किया कि यार बात इनकी सही है कि 5वें साल में जब आपके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो उस वक्त आपके पास क्या जिम्मेदारी होती है, उसको किस तरह से निपटाना होता है आपको। 10वें साल में क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, फिर ख्वाहिशात, फिर आपकी दूसरी और भी लवाजमात है ना, दुनिया में महंगाई भी है, माशी मामलात भी हैं, उनको किस तरह से आप वो कर रहे हैं, क्योंकि औरत डिपेंडेंट होती है शौहर पे। हमारे यहाँ जो रिवाज है, अब ये रिवाज तब्दील होता जा रहा है और मैं उसके बिल्कुल हिमायत में हूँ कि दोनों मियाँ बीवी को काम करना चाहिए। अब तो हालत ऐसी करना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल करें, मगर आपस में ना वही बात 5T को छोड़ना नहीं आपने, आप दोनों काम कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ मर्द ही काम करे तो जी मर्द को ही सब कुछ करना है,
नहीं, औरत भी काम कर रही है तो वो इसके लिए भी 5T ही जरूरी है। ऐसे ही, वाह वाह, बिल्कुल। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अपने आप को वक्त दीजिए, दोनों बच्चों को वक्त दीजिए, आपस में काम बांट लीजिए और अपनी जिंदगी को आगे खींचिए। दूसरा क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी रिश्तेदार को मिलना होगा, वो आपसे आके मिलेगा, और अगर वो आपको टेंशन देता है, कोई भी रिश्ता टेंशन देता है, उसको बोलिए उससे डिस्टेंस रख लीजिए पहली फुर्सत में, ताकि वो आपके बीच में आके शैतान वाला काम ना करे। ये हमारे कौमी मशगले हैं कि दूसरों के मामला जानना, आप कहां से कमा रहे हैं, इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। मेरे भाई ये सारी तवानाई तुम अपने उस पर खर्च कर लो यार, तो शायद तुम आगे निकल जाओ। तो ये सारी चीजें आपको खत्म करना पड़ेंगी। वो कुछ लोग तो आगे बढ़ जाते जादू टोना करवा के। हाँ, वो कोई जादू टोना, आपके पास कुछ है नहीं पल्ले में, आप पे वो जादू करके क्या करेगा यार। ऐसे कोई चलो समझ में आता है कि भाई अगर जादू कर दे तो हम तो पहले फुर्सत में इसराइल पे कर दें यार कि यार सारे मामला हल करा लें फटाफट है, अमेरिका पे कर लें, कुछ चीजें हम अपने पास रख लें। तो ये बेकार की बातें, आप अपना जो सारी एनर्जी है वो आप गलत जगह मुनफी चीजों पे खर्च करते हैं, इस वजह से आप पीछे हैं। ये है फैसल भाई, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, पड़ोसी हैं, दोस्त यार हैं, मोहल्ले वाले हैं, व्हाटएवर जो भी। एक इंटरनल फोर्स है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो घर पे मौजूद है, जिनकी एक माइंडसेट है, पुराना मेंटेलिटी है, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ऐसा थोड़ी होता है, अबे ये थोड़ी होता है, रिवायत को तो बरकरार रखना पड़ेगा, सही है, फलां को तो बरकरार रखना पड़ेगा, सही है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसको, इससे क्या ताल्लुक रहेगा, इससे क्या, वो क्या कहेगी, ये क्या कहेगी। जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, नाना नानी दादा दादी व्हाटएवर जो भी बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको कैसे वो करें हैंडल, उनको कैसे हैंडल करें। देखिए, बात असल ये है कि हमारे यहाँ तालीम और तरबियत यही हुई कि जो बड़ा है ना वो बड़ा ही रहेगा उसकी इज्जत और एहतराम आप पे लाजमी है। हम बदतमीजी ना करें जी, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी, ये क्या का तरीका है समझाने। देखो उनकी समझने की उम्र खत्म हो गई। अब बात ये होती है कि हम कोशिश ये करते हैं, आने वाली नस्ल ये होती है कि ये वक्त के साथ चले। बात करने के तरीके 100 होते हैं। अब वैसे अगर मेरे पेरेंट्स अगर ये बात करें, मेरे वालिदैन के, जी वो फला को क्या, हम भी क्या जरूरत है दूसरे की सुनने की भाई, हमारे साथ रखें आप। वाह वाह, वो काम नहीं आएंगे, काम हम आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। आपको कल तबीयत खराब होती है तो कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा, मेरा भाई लेके जाएगा, बहन लेके जाएगी, हम बच्चे लेके जाएंगे ना आपको। अच्छा, आपने उनकी इंटरेस्ट की बात करके जो ना अमेरिका वाला काम किया। हाँ, तो हम आपको लेके जाएंगे ना, या वो फला आएगा तो लेके जाएगा आपको, हम घर में बैठे रहेंगे भाई तुम्हें बहुत फिक्र थी ना इनको लेके जाओ जरा। बहुत अच्छी। तो मैंने कहा आप उनको छोड़ दीजिए, वो अपनी फैमिली चला रहे हैं, आपको अपनी फैमिली चलानी है। तो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ बातों में हमें उनको ये चीज रियलाइज कराना पड़ती है कि आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। कहीं पर वो गुस्सा करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बहस करें, फिलहाल छोड़ दो, अभी पोजीशन में नहीं है, मगर वो हम काम खामोशी के साथ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है तो फिर बात खत्म हो जाती है। अच्छा फैसल भाई, आपका एक वसी तजर्बा है मीडिया के हवाले से, आपने बहुत सारी जो है वो कमर्शियल्स लिखे भी हैं, डायरेक्ट भी किए हैं, बहुत सारे आपने सॉन्ग्स डायरेक्ट किए हैं, कोरियोग्राफी की है आपने, शॉर्ट फिल्म्स आपने लिखी हैं, डायरेक्ट की है। तो वो जरा तजर्बे के बारे में बताएं ना आपने, कि आपके क्या क्या कारनामे हैं शोबिस के हवाले से। देखिए, शोबिस में जो है वो मैं एज ए कोरियोग्राफर रह चुका हूँ, और आपकी जो क्लोजिंग शोज होते थे आइडियाज के, इसकी भी मैंने 2003 तक मैंने कोरियोग्राफ किए हैं। इसके अलावा 90s में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने कोरियोग्राफ किए हैं, उनके प्रॉप्स मैंने डिजाइन किए हैं। 2003 में ये सिलसिला आके खत्म हो गया था। फिर इसके अलावा जो है वो मैंने लिखने की तरफ तवज्जो दी, पेंटिंग्स मैंने की, और कई किताबों के सरवर्क मैंने डिजाइन किए, उनको पेंट करके दिया मैंने। फिर मेरे मुख्तलिफ शौक थे, और शौक के लिए अक्सर अमूमन कहते थे यार आप ये सब कैसे कर लेते हैं, तो हर चीज के लिए वक्त निकालना होता है। तो मैं वक्त निकालता था, मेरे अंदर जुस्तजू थी कि मैं ये भी काम सीखूं, मैं इस तरह से, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो ये नहीं, अमूमन हमारे यहाँ आर्टिस्ट ये कहते हैं कि यार हमें इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता,
हाँ, ये ऐसे ही तो भाई तुम आर्टिस्ट थोड़ी हुए। और फिर उम्र के आखिरी हिस्से में बेचारे जो है वो, तो आप आर्टिस्ट नहीं हुए। सही बात। तो मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो इतने सारी मुख्तलिफ फील्ड्स में मेरी एक्सपर्टीज हैं, फोटोग्राफी हो गई, कोरियोग्राफी हो गई, लिखना हो गया, अफसाना निगारी हो गई, ये असल में मैं बेचैन रूह कहलाता हूं। और ये सब कुछ मैं करता था अपनी तस्कीन के लिए, चीजें क्रिएट करता था और वो चीजें जो थी वो आम हो जाती थी, उसको दूसरे लोग भी अपना लिया करते थे। तो मेरा जो एक सिलसिला रहा है मुख्तलिफ शोबिस के मामलात में, अदब के हवाले से मैंने काम बहुत किया, प्रोग्राम्स किए मैंने, लोगों को किताबों की तरफ लेकर आया, उनको बताया कि पढ़ा किस तरह जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये तो अमूमन कह दिया जाता है ना, भाई मुताल्ला बढ़ाओ। आप बंदा जिसने कभी जिंदगी में किताब नहीं पढ़ ली हो, वो तो बेचारे पन्ना पढ़ के सो जाएगा। ऐसे और ये सबसे ज्यादा सवाल यही होता है, हाँ, कि किताब पढ़ी नहीं जाती है। तो मैंने उस वक्त लोगों से उनको बताया कि भाई किताब पढ़ने का तरीका क्या होता है, शुरू में क्या पढ़ा जाता है, आपको आदत बनाना पड़ती है। क्योंकि वो वजह यह है कि उसके लिए आपको छोटी छोटी कहानियां पढ़ें, अफसाने पढ़ें, रोजाना एक पढ़ें, जब मौका मिले जब पढ़ें। सही बात है। फिर अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक जो है वो ऑडियो बुक स्टूडियो बना लिया, कि उसमें वॉइस में किताबें रिकॉर्ड करके हमने उस पर अपलोड कर दी यूट्यूब पर। किस नाम से? ऑडियो बुक स्टूडियो। तो आप पढ़ नहीं सकते तो चले आप सुन लें। और ज्यादातर जो मैंने FM 105 पे जो प्रोग्राम किए, उसमें हम एक क्लासिकल अदीब को पढ़ते थे पहले फेज में। दूसरे फेज में हम मौजूदा अदीब को बुलाते थे, किताब के साथ उनका इंटरव्यू करते थे, उनकी किताब का इंट्रोडक्शन दिया करते थे और पढ़ के सुनाते थे। तो उसमें मैंने ये देखा कि काफी यंगस्टर्स जो हैं उसके साथ जो है ना कनेक्ट होना शुरू हो गए। तो असल मसला यही था कि आप जब तक मुताबादिल मुताल्ला नहीं करेंगे, आपके अंदर कुछ नहीं आने वाला। ये जिंदा, आप कहते हैं ना जिंदा दिली कैसे आई है, तो ये जिंदा दिली भाई इसी तरह से आई है। अपनी दरसी किताबों से हट के हमने अदब को मुताल्ला किया, फिर उसके बाद उससे चीजें निकलती चली गई। नफ्सियात पढ़ने का दिल चाहा तो नफ्सियात पढ़ी, समाजियात पढ़ी। इस तरह से चीजें पढ़ते हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गई, वो सोच पैदा होना शुरू हो गई। फिर हमने अच्छे लोगों से दोस्ती रखी हमेशा, जिनके दिल भी खुले हों, जिनके अजान भी खुले हों, जो बात करना जानते भी हों और बात सुनते भी हों। वाह। तो ये एक प्रोसेस है पूरा। अब ये एकदम से नहीं आता। जब आप शुरुआत करते हैं थोड़ी सी आपको कठिन मराहिल का सामना करना पड़ता है, मगर फिर इसके बाद हल्के हल्के आप आगे बढ़ते रहते हैं। और शौक के लिए जहां तक अक्सर होता है, मैंने जैसे परिंदे भी बहुत पाले मैंने, और अभी भी मेरे घर पे हैं मौजूद जानवर, कुत्ता बिल्ली, ये सब चीजें पाली। तो मैं कहता हूं शौक के लिए ना 3 चीजें होना लाजमी है, एक पैसा, एक वक्त और तीसरी जगह। अगर आप में ये आपके पास ये तीनों में से कोई एक चीज मिस है तो आप फिर शौक पूरा नहीं कर सकते। वाह, बड़ी खूबसूरत बात। ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। फैसल भाई, वक्त खत्म हो रहा है, आप जाते जाते जो है वो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए और अच्छे काम कीजिए। इसके लिए आपको भले थोड़ी सी तकलीफ उठाना पड़े, आप उठा लीजिए, क्योंकि जो आपका कदम होगा वो आपकी नस्ल के लिए बेहतर होगा। वाह। खुल के जीजिए, कौन क्या कहता है इससे बिल्कुल आप सोचना छोड़ दीजिए कि फला जो है वो एतराज करेगा, फला कोई शख्स आपके घर पे कोई राशन नहीं डलवाएगा, कोई आपकी मुसीबत में काम नहीं आएगा। आप ये सोचिए कि मैं इस वक्त अकेला हूं, ना मेरा आगे कोई है ना मेरा पीछे कोई है। जो कुछ करना है मैंने अपने बलबूते पे करना है, अपनी मेहनत से करना है। अपनी बीवी बच्चों को टाइम दीजिए, जो भी रोजगार आप कमाते हैं आप उस पर भले तवज्जो दीजिए, क्योंकि वो आपका घर चलाता है। मगर आपने पहले खुद सही होना है। जब बादशाह सलामत सही होंगे तो सल्तनत खुद ब खुद ही सही होगी। तो अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए, अपने वालिदैन को टाइम दीजिए, अपने आप के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए वक्त निकालिए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो नौजवान है इसलिए डिप्रेशन में है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, टिकटॉक आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, तो उसमें लाइक्स, शेयर और कमेंट की दौर में लग गए। अच्छी बात है, अपना फन, अपना हुनर दिखाना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी इससे बाहर है।
जैसे कि फैसल भाई ने कहा कि आपका घर, आपका खानदान, आपके वालिदैन, आपकी जो है वो बीवी, आपके बच्चे, तो उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, और जो मौजूदा पल है उसको भरपूर गुजारें, उसका पूरा रस निचोड़ लें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।